इसके अलावा लिवर में भी इफेक्ट देखा गया है। बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनके लिवर एंजाइम जो होते हैं थोड़े से डिरेंज होते हैं, तो उसमें अगर आप बाकी कॉमन कॉज को हटा देंगे, अगर आप और कभी कभी इवैल्यूएट करेंगे तो उसमें सीलिएक डिजीज़ भी एक कारण है लिवर एंजाइम डैमेज होने का। ठीक है, तो ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसमें आपके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो वो है वो ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, देखिए नैश को ज़्यादा पाने के उसका अलग रीज़न है। उसका रीज़न बेसिकली ये है, नैश मतलब कि फैटी लिवर होता है बेसिकली, तो फैटी लिवर होने के अलग कारण होते हैं। इसमें कारण ज़्यादा ये होता है क्योंकि जो कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट आप पेशेंट को रखते हैं, उसके बाद ऑप्शंस कम हो जाते हैं पेशेंट को। ऑल्दो ऑप्शन बहुत है वैसे, लेकिन उनको लगता है कि जो उनका स्टेपल डाइट है वीट है ना, वो कम खा पा रहे हैं। तो मदर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि खाना पीना और बढ़ाने के लिए है ना, फैट का कंटेंट जो होता है डाइट में ना वो बढ़ जाता है पेशेंट का, घी ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, जिसके वजह से वो लिवर में फैटी लिवर होने का रिकमेंड भी करते हैं डॉक्टर कि घी थोड़ा ज़्यादा खाइए, ऐसा भी नहीं रिकमेंड करते हैं इनिशियल फेजेस में, ताकि आपका जो सपोज मान लीजिए कि आपकी BMI जो होती है बॉडी की वो बहुत ही कम है, जो बॉडी जो मास इंडेक्स होता है वो आपका बहुत ही कम है, तो इनिशियली रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पर्टिकुलर BMI लेवल पे आइए उसमें, और उसके बाद आप डाइट को न्यूट्रिशनली बैलेंस रखिए। ये भी हमारे एक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो मैनेज करके आप चलिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसके वजह से है। तो ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दिक्कत तो स्मॉल इंटेस्टाइन की है, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें इफेक्ट होते हैं। सभी ऑर्गन जुड़े हुए हैं इसमें। आपको अगर सिम्टम्स आंतों की ज़्यादा नहीं है, जैसे हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि होता ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में किसी को सीलिएक डिजीज़ है, तो उनके अगर फैमिली स्क्रीनिंग करेंगे तो 10% चांसेस होते हैं कि उनके फैमिली स्क्रीनिंग में उनके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को या उनके सिबलिंग्स को, मैक्सिमम चांस होते हैं उनके सिबलिंग्स को होने के, भाई बहन को होने के। तो उनको अगर आप टेस्ट करेंगे, जो करना ही है, तो उनमें हमें सेरोलॉजी पॉजिटिव मिलती है और बायोप्सी में चेंजेस मिलते हैं, मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक अभी भी हैं, लेकिन उनको कोई वो सीलिएक डिजीज़ है, तो वैसे केस में उनको भी ग्लूटेन फ्री डाइट पे हमें रखना होता है ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर कितना इसमें रेयर है? देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर इसमें थोड़ा सा रेयर है सीलिएक डिजीज़ के वजह से। वो आपको मान लीजिए कि 0.1% पेशेंट्स में हो सकता है वैसे, लेकिन तभी होता है जब वो डिजीज़ जो है आपकी अनट्रीटेड रह जाए बहुत ही लंबे समय तक, तो वो अल्टीमेटली आके आपको रिफ्रैक्टिव सीलिएक डिजीज़ कंडीशन आ जाती है, और फिर बाद में जाके वो क्या कैंसर्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के, वो आपको होने की संभावना होती है। ऐसा ना कि हमने पेशेंट नहीं देखते हैं, वैसे भी पेशेंट्स हमारे फॉलोअप में हैं जिनको हो चुका है, तो ये हो सकता है, रेयर है लेकिन ये हो सकता है। क्या ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको सीलिएक डिजीज़ हुआ और उनको दूध पीना और लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो गया? देखिए, बिल्कुल सीलिएक डिजीज़ में जैसे बताया मैंने आपको कि जो सेल्स डैमेज होते हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं ना, उनकी लाइनिंग पे क्या होता है कि जो मिल्क में प्रोटीन होता है लैक्टोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो उसके मार्जिन्स पे ही होते हैं, सेल्स के मार्जिन पे होते हैं। तो जब सेल डैमेज होता है तो उसकी मार्जिन भी डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि दूध को पचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है पेशेंट को। तो इनिशियली जब कोई पेशेंट डायग्नोज होता है तो हम लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आप थोड़ा लैक्टोज और बहुत शुगरी चीज़ जो होता है, क्योंकि शुगर को एब्जॉर्ब करने में जैसे हाई फ्रक्टोज चीज़ हो गए, तो उनको भी एब्जॉर्ब करने के लाइनिंग डैमेज है तो सब कुछ आपको हाँ, तो उसमें भी क्या होता है कि इंटॉलरेंस होता है, फिर पेशेंट को ज़्यादा गैस बनेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब चीज़ नहीं होंगी, तो ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है कि आप इनिशियली ये सब चीज़ अवॉइड करिए। कंज्यूम कर सकते हैं। बाद में अगर पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट पे अच्छे से है, जब उसके एपिथेलियम वापस ढंग से नॉर्मल बन जाते हैं सेल्स उसके, तो हो सकता है कि वो टॉलरेट कर जाए दूध को। तो हम बोलते हैं कि बाद में अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं वैसे केसेस में। अच्छा, डायग्नोसिस पे आते हैं इसके। कैसे इसका डायग्नोस होता है? अगर आप, क्योंकि ये इसके सिम्टम्स आप बता रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि इसको सीलिएक भी हो सकता है? देखिए, या हर पेशेंट में एक जो है आप मार्जिन लेके चलते हैं कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं इसका? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो कि इसके सिम्टम्स इतने वेरिएबल हैं, है ना, कि आपको बहुत सारे ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। तो ये मतलब कॉमनली लोग जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम भी टेस्ट करा लें क्या, कहीं हमें तो सीलिएक नहीं है। तो एज़ पर सब कुछ देखते हैं इसमें ये भी देखते हैं कि आपका इकोनॉमिक बर्डन कितना पड़ रहा है ओवरऑल, क्योंकि टेस्ट तो फ्री में नहीं होता, कॉस्टली होता है। तो एक कंसेंसस है कि आप टेस्ट
उन्हीं में करिए जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है। वो क्या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं? अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक डायरिया हो रहा है बीच बीच में रह के, उसमें टेस्ट करिए। अगर मान लीजिए आपको क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, जिसके लिए आप दवाई लेते हैं, ठीक होता है, छोड़ते हैं, फिर दोबारा हो जाता है और कोई कारण नहीं है उसका। मान लीजिए क्रोनिक अनएक्सप्लेन्ड आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिससे कोई और कारण नहीं मिल रहे हैं। या तो आपको शॉर्ट स्टेचर है जो कॉमनली बच्चों में होता है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइमली डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों के शॉर्ट स्टेचर को स्टार्टिंग में ही सस्पेक्ट करके अगर आप ट्रीट करते हैं उनको, तो हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल कैचअप करके अपना हाइट जो है वापस लिमिट तक आ जाए। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा अंदर भी, है ना। नहीं, ओवरऑल अगर ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ जाए पेशेंट, तब तो वो नॉर्मल कैचअप कर लेगा पेशेंट, तब तो नॉर्मल बॉडी उसकी नॉर्मल हाइट तक काफ़ी हद तक वो आ जाएगा। तो अगर अनएक्सप्लेन शॉर्ट स्टेचर है तब आपको टेस्ट करवाना है। या तो अगर मान लीजिए किसी को अनएक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव फेलियर है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या अबॉर्शंस हो रहे हैं बार बार, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए ये। अगर आपके घर में किसी को सीलियक डिजीज़ है और फर्स्ट डिग्री जो भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, है ना, और माता पिता और बच्चे, उनका टेस्ट करवाना ही करवाना है। अगर मान लीजिए कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर कोई पेट की दिक्कत है तो देखा गया है कि भाई 6 से 10% लोगों में ना सीलियक डिजीज़ साथ में हो सकती है एसोसिएटेड, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए।